सूर्या नारायण हांसदा के बाद हमारा एनकाउंटर हो सकता है। यहाँ गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो है खुलेआम AK-47 से तहलका मचाए हुए हैं। उन अपराधियों को ना पकड़ते हुए जो आदिवासी लगातार अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात करते हैं, उनकी हत्याएं ये करवा रहे हैं। और फर्जी इनकाउंटर क्यों करते हैं? अगर कोई नॉर्मल इंसान की हत्या होती है आधी रात में तो प्रशासन वहाँ कहती है कि मैं सुबह पहुँचूंगा। तो आप तो सरकार में मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर रखते हैं। आपने तो फरमान जारी किया, सोशल मीडिया में देखा है मैंने कि ऐसे क्रिमिनल्स को प्रशासन साफ कर देगी। क्या आप थाना प्रभारी हैं? क्या आप SP हैं? क्या आप CM हैं? आप कौन हैं? क्या आदिवासी नेता मर गए क्या? या सिर्फ वोट बैंक के लिए है क्या? या फिर अपने सत्ता के लोभ और लालच के लिए है क्या? तो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का सबसे बड़ा धन है तो जमीन है, और ज़मीन लगातार हमारे इस हेमंत सोरेन की सरकार में लूटी जा रही है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग झारखंड का उद्धार कर दिए, लेकिन आप जाके देखिए सच्चाई। दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा झारखंड वाकई रो रहा है। नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। आज हमारे खास मुलाकात में एक ऐसे शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में अभी तक आपने सिर्फ देखा होगा और सुना होगा। उनकी निजी ज़िंदगी से लेके राजनीतिक से लेके सामाजिक ज़िंदगी तक क्या है पूरी कहानी, आज हम आपको साक्षात उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निशा भगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। निशा जी, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, निशा भगत कौन है और निशा भगत का सफ़र गुमला से लेके रांची की राजनीति कहूँ या रांची के उठा पटक में कैसी रही? सबसे पहले न्यूज़ फ्रेम के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको हमारी तरफ से नमस्कार, जोहार। मैं निशा भगत गुमला की आदिवासी बेटी हूँ, उरांव समाज से आती हूँ, और हमारा राजनीति कैरियर शुरू हुआ है मेरे पिताजी को देख कर के। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी है, उनका नाम हांदू भगत है, और वो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं जो कि समाज को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और समाज के लिए कई बार वो जेल भी गए, आधा समय उनका जेल में बीता। और उनका संघर्ष को देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि मैं राजनीति में अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगी। जो भारत के प्रथम नागरिक होने के बावजूद आज हमारा जो अस्मिता है, जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा हक अधिकार है, उसको छीना जा रहा है। तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कोई बड़े राजनेता की बेटी नहीं या फिर कोई बड़े पूंजीपति की बेटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रयास कर रही हूँ कि समाज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा कार्य कर पाऊँ, समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाऊँ। समाज के लिए मैं कुछ अपना जीवन को योगदान देना चाहती हूँ। आदिवासियों को लेकर आप हमेशा मुखर रही हैं, लेकिन मैं बात करूं झारखंड की। झारखंड में अभी अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। उसके बाद भी आदिवासियों का हक कैसे मारा जा रहा है झारखंड में? क्योंकि पूरा देश देख रहा है, आज एक आदिवासी बेटा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आज झारखंड में विराजमान है, और झारखंड जो है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रहा है। तो ये पता चलता है कि ये मुख्यमंत्री की चल नहीं रही है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने भी हैं, चाहे पिंटू हो, चाहे मिश्रा हो, आपने देखा होगा पंकज मिश्रा, यस एग्जैक्टली पंकज मिश्रा। तो ऐसे बाहरी लोग जो है, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, वही हेमंत सोरेन जी को चलाने का काम कर रहे हैं। अपना नेता चुनने का पूरा जो स्वतंत्रता है, उसमें उन्होंने एक विश्वास जताया था कि एक नेता जो आएगा हमारे बीच का, वो हमारा संरक्षण करेगा, हमें लूटने से बचाएगा। क्योंकि उनके पिताजी जो है स्वर्गीय दिशम गुरु जी, वो संघर्षशील व्यक्ति थे। उनका जो संघर्ष रहा, उनका जो संघर्ष का दौर रहा कि हमारे झारखंड को कैसे अलग पहचान दिलाया जाए, तो वो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री उनके संघर्षों को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कभी संघर्ष किया नहीं, उन्होंने कभी राजनीति में अपना कोई
ऐसा आवाज़ नहीं उठाया उन्होंने जो कि हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हो। आज मुख्यमंत्री होने के बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ओहरा दायरा, उनका जो ताकत है वो समझ नहीं पा तो रहे हैं। आप कहना चाह रही हैं कि देखिए स्वर्गीय दिसोम गुरु के दिखाए हुए रास्तों पर हेमंत सोरेन नहीं चल रहे। बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर सहयोग किया। और मुझे दुख होता है कि एक बात कहने के लिए कि अगर उन्होंने इतना किया था तो 5th शेड्यूल के तहत जो आने वाला राज्य को उनको अलग और एक पहचान देना चाहिए था। वो कहते थे जो यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का सबसे बड़ा धन है तो ज़मीन है, और ज़मीन लगातार हमारे इस हेमंत सोरेन की सरकार में लूटी जा रही है और ये मौन धारण किए हुए हैं। यहाँ गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो है खुलेआम AK-47 से तहलका मचाए हुए हैं। उन अपराधियों को ना पकड़ते हुए जो आदिवासी लगातार अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करते हैं, उनकी हत्याएं ये करवा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा झारखंड वाकई रो रहा है। झारखंड वाकई रो रहा है। और अभी की परिस्थिति में अगर मैं सूर्या हांसदा इनकाउंटर की बात करूं तो जिस तरीके से आपकी पार्टी JLKM हो गई या बीजेपी हो गई इसको लेके मुखर है, और सूर्या हांसदा के परिवार भी इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, आप लोगों भी इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि बीजेपी और JLKM के बीच अब एक रसाकसी हो रही है कि इसका क्रेडिट कौन ज़्यादा लेता है? देखिए, ये जग जाहिर है कि हमारे JLKM पार्टी के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी ने ही इस आवाज़ को उठाने का काम किया है। अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो बीजेपी भी नहीं सुन पाती। बीजेपी अगर आवाज़ उठा रही, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। बीजेपी ने ये ऐलान किया कि वो सूर्या हांसदा के घर जाने वाले हैं कल, और उसी दिन जयराम महतो शाम में उनके घर पहुंच जाते हैं। उससे पहले ही हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और लगातार जो हम लोग प्रखरता से आवाज़ उठा रहे हैं, ये रस्साकसी का मामला नहीं है। ये कोई बीजेपी और ये JLKM या तो फिर अन्य पार्टियों का मामला नहीं है। ये संघर्ष, जो व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा था, जो हमारा आदिवासी बेटा जो हक और अधिकार की बात कर रहा था, शिक्षा की बात कर रहा था, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा था, सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा था, उसने अभी मैंने सुबह में भी एक वीडियो देखा कि उन्होंने कहा था कि मेरी अपने जान की परवाह ना करते हुए जो व्यक्ति खुले मैदान में जब स्वतंत्र था कि चुनाव लड़ सकता था, जो व्यक्ति चुनाव लड़ चुका था, भारत को ये बता चुका था कि मैं एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में अगर चुनाव लड़ा हूँ, और वो लड़का सोच लीजिए कि 300 से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि 51 टुकड़े में जिस लड़की को काटा गया था संथाल परगना में, उसकी बच्ची को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे सूर्य नारायण हांसदा भाई। तो वो एक हृदय के मतलब कहेंगे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वो उनका बैकग्राउंड जो रहा था क्रिमिनल का, वो मुख्य धारा में आने के बाद वो जो अपने समाज के प्रति जो सेवा कर रहा था, तो उसको दबाने के लिए इन लोगों ने उनकी हत्या करवा दी। अभी मैं कल ही देखी कि उनके लॉयर बता रहे थे कि 5 केसेस में अनुसंधान चल रहा था, और जो केस उन पे लगाया गया गोड्डा वाला, तो उस गोड्डा वाले केस में आप कभी बिना अरेस्ट वारंट के भी उनको अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन अन्य जिले से नहीं कर सकते थे। तो वो जवाब देगी प्रशासन का गुंडाई राज जो बढ़ते आ रहा है, इसमें प्रशासन, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जवाब देना कि पूरे झारखंड में कितना इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर में कितने हथियार बरामद हुए हैं, और उस इनकाउंटर में जितने हथियार बरामद हुए हैं उससे पता चल जाएगा कि कितने फर्जी इनकाउंटर इन लोगों ने किया है। क्योंकि मैं साक्षात गवाह हूँ कि गुमला में भी ऐसा प्रकरण रहा है, मैं मीडिया में थी उस समय में। 5 हथियार इन लोग के पास में बरामद होते हैं, तो 2 हथियार शो करेंगे, 3 हथियार को ये लोग क्या करते हैं, फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रशासन को बोलना चाहूँगी कि अगर आप इतनी मुस्तैदी से काम करते हैं तो झारखंड को जो माओवादी क्षेत्र घोषित किया गया, जब यहाँ पे क्रिमिनल्स की इतनी ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई, तो क्यों हुई?
अगर हुई भी है तो आप प्रशासन इसमें मौन क्यों रहते हैं और फर्जी इनकाउंटर क्यों करते हैं? अगर कोई नॉर्मल इंसान की हत्या होती है आधी रात में तो प्रशासन वहां कहती है कि मैं सुबह पहुंचूंगा। जब वहां पहुंच नहीं सकते हैं तो अगर वो सच में कुख्यात अपराधी थे तो आधी रात में कौन से अपने कुकर्म को छिपाने के लिए, कौन से अपने काले सच को छिपाने के लिए आपने आधी रात में उनको ले जाने का काम किया? जब वो निहत्थे आपको मिले थे और उनके शरीर पे घाव कैसे मिला? उनको टॉर्चर किया गया था, तो इतना टॉर्चर कि शरीर का पूरा चमड़ा उचड़ गया। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब उनका तस्वीर देखती हूँ तो लगता है कि कहीं नेक्स्ट टारगेट मैं तो नहीं, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई नहीं है, कोई ना नेता है, ना प्रशासन है, ना ही बाहुबली की बेटी हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सूर्या हांसदा का हाल हुआ वो आपका भी हो सकता है? क्योंकि लगातार मैं अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रही हूँ, अपनी संस्कृति को, अपने सभ्यता को, अपने समाज को बचाने की बात कर रही हूँ, अपने हक और अधिकार की बात कर रही हूँ। जब लगातार मैं इरफान अंसारी जी को पूछती हूँ, अगर सूर्य नारायण हांसदा जी अगर एक मुसलमान होते तो वो एकदम तत्परता से जाने का काम करते। या तो आज सदन में जो बात उठाई है सांसद महोदय जो बीजेपी आदित्य साहू जी ने, तो क्या आदिवासी नेता मर गए क्या, या सिर्फ वोट बैंक के लिए है क्या, या फिर अपने सत्ता के लोभ और लालच के लिए है क्या? क्यों नहीं उठाए? कोई आदिवासी नेता क्यों नहीं बोल रहा है? जबकि यहाँ पे देख लीजिए आपका सुखदेव भगत जी भी हैं, वो आदिवासी हैं, उनको उठाना चाहिए प्रखरता से बात। सिर्फ इन लोगों ने जुमला देने का काम किया है, लगातार ये लोग सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम किया है क्या? और अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं ठग सकते। ये जो फर्जी इनकाउंटर है इसके पीछे आप क्या मानती हैं, क्या रीज़न हो सकती है, या कौन लोग हैं जो ये इनकाउंटर करवाने के पीछे हो सकते हैं? चूँकि प्रखरता से बात आ रही है पंकज मिश्रा का, और पंकज मिश्रा जो है, अभी सुबह भी मैं एक वीडियो देखी हूँ कि सूर्य नारायण हांसदा जी को उन्होंने घेरा और बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी से वो लड़े थे तो उनको घेरा। वो कह रहे हैं कि हमसे भी क्रेशर से लेवी मांगते थे ये लोग, हमसे भी रंगदारी मांगते थे ये लोग। तो मुझे बताइए, अगर रंगदारी मांगते थे तो आप तो सरकार में मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पावर रखते हैं। आपने तो फरमान जारी किया, सोशल मीडिया में देखा है मैंने, कि ऐसे क्रिमिनल्स को प्रशासन साफ कर देगी। क्या आप थाना प्रभारी हैं? क्या आप एसपी हैं? क्या आप सीएम हैं? आप कौन हैं? आप एक जेएमएम के पदाधिकारी हैं और आपको सीएम साहब ने रखा है यहाँ पे वसूली करने के लिए, यहाँ की बॉक्साइट को, माइनिंग को, पत्थर को, बालू को यहाँ से तस्करी करके भेजने के लिए ऐसे ऐसे गुंडों को रखा है। और जब सूर्य नारायण हांसदा भाई ने उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए हक और अधिकार की बात करने लगा तो उसका इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसकी हत्या करा दी गई, क्योंकि वहाँ पे कोई आवाज़ ना उठ सके। आज देख लीजिए संथाल परगना का कौन नेता है जो प्रखरता से इस बात को उठा पा रहा है। डर इनका जो है पूरा दिख रहा है, झारखंड में इन लोगों का डर दिख रहा है और इन लोग डरा भी रहे हैं। आप देखिए 4 साल पहले रूपा तिर्की कौन थी? एक आदिवासी बेटी थी। आदिवासी बेटी की हत्या में उसका नाम एकदम प्रखरता से आया, लेकिन कैसे वो पाक साफ हो गए, कैसे क्लीन चिट मिल गया? ऐसे ऐसे पदाधिकारी अगर आप रखे हैं अपने जेएमएम में तो समझ लीजिए कि पूरा झारखंड को बेचने का काम यही सरकार कर रही है। संथाल परगना जो हो गया वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। शिबू सोरेन भी जो है वो संथाल परगना से काफ़ी नज़दीकियाँ थी उनकी। अब हेमंत सोरेन जो है वो भी संथाल परगना से ही चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। तो इसके बाद जिस तरीके से संथाल परगना में ये इनकाउंटर हुआ, जिसे अब फर्जी बताया जा रहा है, तो इसको लेके आपको नहीं लगता कि अब जेएमएम जो है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आगे आएगी? देखिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही आगे आएगी। बोला ना मैंने, सूर्य नारायण हांसदा के बाद हमारा एनकाउंटर हो सकता है, फर्जी केसेस में फंसा सकते हैं, या फिर मेरी किसी ना किसी माध्यम से हत्या करा सकते हैं। आप देखिएगा जेएमएम में जितने भी नेता हैं, अगर छोड़ा गया है इन लोगों को हर क्षेत्र में। आपको मैं बताना चाहती हूँ, इसी इलेक्शन में मैं संथाल परगना गई थी और उस संथाल परगना में जेल कैंप को एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस टाइम में प्रखरता से। जहाँ जहाँ पे शिबू सोरेन जी के, दिशम गुरु जी के बहुत चाहने वाले थे, उन्होंने छाती पीट के कहा था हम अपना बाप चेंज कर देंगे,
हम अपना बाप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मान सम्मान देने के बावजूद दिसम गुरु जी ने भी नहीं किया उनका उद्धार, ना उनके बेटे ने भी नहीं किया उनका उद्धार। आप जाइएगा आज के डेट में तो कभी देखिएगा महिलाओं के पास में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, वहाँ पे जाके देखिएगा कि चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग झारखंड का उद्धार कर दिए, लेकिन आप जाके देखिए सच्चाई। मैं क्या बोलूँगी, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो वहाँ के संथाल परगना के वहाँ के जो निवासियों का वास्तु स्थिति देखिएगा, कई गाँव में तो बिजली भी नहीं पहुँची है। ये क्या बता रहे हैं ये विकास की बात? संथाल में आपके कहने का मतलब है कि संथाल में जो है अभी मूल सुविधाएं भी नहीं पहुंची है, लेकिन संथाल झारखंड का सबसे अमीर परगना अगर मैं कहूं तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा खनिज जो है वो संथाल में ही है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा जो मकर जाल है वो इन्हीं खनिजों के आसपास घूम रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप अभी देखिए, जब स्वर्गवासी हमारे दिसम गुरु जी का जब देहांत हुआ तो उस गांव में चलने के लिए सड़क नहीं थी। आप वास्तु स्थिति को समझने की कोशिश करिए कि जब निमरा में दिसम गुरु जी की देहांत हुआ तो वहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन वहाँ पे रास्ता बनाया गया उनके देहांत होने के बाद। तो सोचिए कि अगर दिसम गुरु गए तो दिसम गुरु जब गए तो उन लोग तो रोए ज़रूर, लेकिन जब उनके जाने के बाद में जब रोड बना तो कितनी खुशी मनाए होंगे। वहाँ पे जब बुनियादी सुविधा वहाँ तक पहुँची, जब लोगों को वो सुविधाएं मिली जिससे कि वो जो सामान्य जीवन जो है आसान हो जाए, तो उनके मरने के बाद हुआ। तो सोच लीजिए कि हमारा झारखंड कितना बदहाल है, कितना बेहाल है। और ये जो आप कह रहे हैं कि संथाल ही नहीं, पूरा झारखंड जो है अंग्रेज़ों के समय से ही देख लीजिएगा कि यहाँ से ही हीरा सोना और यहाँ से जो कोयला का निर्यात होता है। आप तो देख रहे हैं कि अभी सोना भी मिला है, डिडक्ट किया गया है, सोना यहाँ मिला है। और पूरा झारखंड अगर नहीं होगा ना, झारखंड एक भी आयात और निर्यात ठप कर दिया ना तो देश नहीं चल पाएगा। ये जो औद्योगिक क्रांति है ना भारत में, तो ये झारखंड की वजह से है। झारखंड नहीं होगा तो औद्योगिक क्रांति करना भारत के लिए असंभव है।